आज का टॉपिक एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के डीएससी 1C से है। डीएससी 1C भारतीय विदेश नीति के बारे में है और आज हम भारतीय विदेश नीति का अध्ययन करने वाले हैं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में। भारत की विदेश नीति अपने मौलिक सिद्धांतों पर चल रही है और जो मौलिक सिद्धांत थे गुटनिरपेक्षता तथा स्वतंत्र विदेश नीति की, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय विश्व की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देश। ऐसी स्थिति में जबकि हम द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देख चुके थे, हम तीसरा युद्ध नहीं चाहते थे। भारत का किसी एक गुट के तरफ जाना उस गुट का वजन बढ़ा देता और ऐसे में विश्व राजनीति को खतरा पैदा हो सकता था और यह विश्व शांति के लिए भी अच्छा नहीं था। ऐसे में भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, इन दोनों गुटों से अलग रह करके। वह थी गुटनिरपेक्षता की नीति। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्य का भारत ने विरोध किया, क्योंकि भारत खुद उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ था और इसकी सहानुभूति वैसे देशों के साथ थी जो कि अपना स्ट्रगल या संघर्ष कर रहे थे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध में। भारत का इतिहास रहा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का। भारत ने प्राचीन काल से किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और हमेशा जब दूसरा कोई आक्रमण करता था तभी भारत ने उसका जवाब दिया था। इसलिए भारत की नीति हमेशा से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की रही। भारत ने निरस्त्रीकरण का समर्थन किया और जातीय असमानता तथा रंगभेद नीति का विरोध किया। ये थे भारत के विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत। भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव। अगर हम देखें तो भारत की विदेश नीति में अपने मौलिक सिद्धांतों की निरंतरता रही, लेकिन विदेश नीति चूंकि बाह्य और आंतरिक परिस्थितियों का विदेश नीति पर प्रभाव होता है, इसलिए इसमें बदलाव भी समय समय पर होते रहे। सबसे पहले तो शीत युद्ध का 1947 से लेकर के 1962 तक के अगर समय को आप देखें तो वो शीत युद्ध का समय था और उस समय भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, सहअस्तित्व की नीति अपनाई थी। और लेकिन 1962 के आते आते ऐसा हुआ कि भारत और चीन, जिनके बीच भाईचारा का संबंध था, उन्होंने पंचशील का सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे, पंचशील पर हस्ताक्षर किए थे। इन दोनों देशों के बीच में कटुता इतनी बढ़ी कि ये दोनों देश युद्ध में चले गए और भारत की नीति में, जो कि शांति प्रियता की नीति थी, उसमें बदलाव आया। भारत चीन से युद्ध के लिए उस समय तैयार नहीं था। 1971 में अमेरिका तथा चीन ने पाकिस्तान को सहयोग दिया था, जिससे कि भारत पाकिस्तान के सामने कमजोर पड़ने लगा था और उस समय भारत को सोवियत संघ की सहायता लेनी पड़ी। 1991 जैसा कि आप जानते हैं, सोवियत संघ का विघटन हुआ और इससे विश्व में शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और भारत के विदेश नीति में भी बदलाव आया। अब हम एक एक करके इन मुद्दों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध का काल, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके, विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट। उस स्थिति में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और वैसे देशों को नेतृत्व प्रदान किया जो कि उस समय नए नए स्वतंत्रता को प्राप्त हो रहे थे। यह न केवल एक स्वतंत्र नीति थी, बल्कि विश्व शांति के लिए भी आवश्यक थी और भारत के आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक था, क्योंकि भारत नया स्वतंत्र हुआ था और यहाँ की भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब थी और ऐसे में भारत केवल एक गुट पर अपने आर्थिक विकास के लिए निर्भर नहीं होना चाहता था। उसे दोनों गुटों की सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई।
1962 का भारत चीन युद्ध के पहले भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे थे। दोनों के बीच पंचशील का समझौता हुआ था, लेकिन यह हिंदी चीनी भाई भाई का संबंध अधिक दिन तक नहीं रह पाया। तिब्बत के मामले के बाद और कुछ जो सीमा पर ऐसे विवाद हुए जिनसे कि युद्ध का माहौल बन गया और भारत और चीन के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कि भारत की करारी हार हुई थी। यह हार इसलिए भी बहुत अधिक थी क्योंकि भारत में युद्ध की तैयारी नहीं थी। भारत अपने आप को शांति का दूत समझने लगा था और युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि चीन से युद्ध के बाद भारत ने कहीं ना कहीं अपने गलती का एहसास किया और अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास किया, न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी। भारत ने युद्ध की तैयारी की और जब पाकिस्तान का आक्रमण 1965 में हुआ तो भारत के पास उसको करारा जवाब देने की तैयारी थी और उसमें पाकिस्तान की जबरदस्त हार हुई थी। 1971 में अमेरिका तथा चीन ने पाकिस्तान का सहयोग किया। उस समय बांग्लादेश में गृह युद्ध चल रहा था, तब उस समय के पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में, और उसमें अमेरिका तथा चीन ने पाकिस्तान का सहयोग दिया था। ऐसे में भारत को मजबूर होकर के सोवियत संघ से हाथ मिलाना पड़ा और सोवियत संघ से मैत्री संधि करना पड़ा। एक तरह से जो कुछ आलोचक हैं इसको भारतीय विदेश नीति में कहते हैं कि वो गुटनिरपेक्षता से मार्ग से थोड़ा हट गया, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी उसकी यही आवश्यकता थी। 1971 में फिर भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया एक स्वतंत्र देश के रूप में और पाकिस्तान की करारी हार हुई। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसी के साथ विश्व में जो शीत युद्ध चल रहा था, दो गुटों के बीच का शीत युद्ध, उसका अंत हो गया। पूरे विश्व में एक गुट का साम्राज्य हो गया था। भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई और इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार होने लगा। इसके पहले सोवियत संघ से भारत के अच्छे संबंध थे, लेकिन अब अमेरिका के साथ भी संबंधों में सुधार होने लगे। भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति का अनुसरण किया और साउथ एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति, भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में, अगर हम उसको सम अप करें तो ऐसे कर सकते हैं कि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। हम विश्व के कुछ अग्रणी आर्थिक रूप से मजबूत देशों में शामिल किए जाने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए प्रयास करने की नीति को अपनाया है भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ विश्व जनमत तैयार कर रहा है, क्योंकि भारत आतंकवाद का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है, विशेष करके सीमा पार के आतंकवाद का। पाकिस्तान खुल करके आतंकवादी हरकतों को अंजाम दे रहा है जम्मू कश्मीर में और सीमावर्ती प्रदेशों में। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है, नाम की प्रासंगिकता है, उसको बनाए रखना, क्योंकि अब कहा जा रहा है चूंकि शीत युद्ध खत्म हो गया है, इसलिए नाम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दक्षिण एशिया का नेतृत्व तथा प्रतिनिधित्व करता है भारत। विदेशों में सुदृढ़ मित्रों की तलाश करता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी मित्रता केवल सोवियत संघ, रूस से, या फिर आज तो सोवियत संघ नहीं है, रूस से या फिर अमेरिका से है, बल्कि आज हम कुछ उभरते देशों जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि से भी अपने संबंध सुधारने में लगे हुए हैं। अंतरिक्ष तथा परमाणु क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना, जैसा कि हम जानते हैं भारत ने अपना यान मंगल में भी भेजा था और परमाणु क्षेत्र में भी भारत ने अपनी पहचान बनाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करना भी भारत का लक्ष्य है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्वतंत्रता के पहले से सदस्य रहा है। उसका एक तरह से जो शुरुआती सदस्यता थी भारत की।
इस प्रकार भारत की विदेश नीति आज भी अपने मौलिक सिद्धांतों पर कायम है। विदेश नीति पर आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। भारत की विदेश नीति में भी परिवर्तन होते रहे हैं। जैसा परिवर्तन जैसी स्थिति की मांग रहती है, उस प्रकार से परिवर्तन होना विदेश नीति को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन अपने मौलिक सिद्धांतों से भारत ने कभी समझौता नहीं किया। अतः भारत की विदेश नीति निरंतरता के साथ बदलाव का प्रतीक है। इस चैप्टर को समाप्त करते हुए हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठबंधन देश की राजनीति की भांति विश्व राजनीति भी गतिमान तथा परिवर्तनशील रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध काल में विश्व मोटे तौर पर 3 प्रकार के समूहों, अमेरिका के नेतृत्व में विकसित पूंजीवादी देशों का गठबंधन, दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में विकसित साम्यवादी देशों का गठबंधन तथा तीसरा गुटनिरपेक्ष देशों का समूह, जो इन दोनों विरोधी गुटों से अलग रहते हुए भी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते थे। इस व्यापक विभाजन में यदाकदा देशों के अपवाद भी हैं, जहां पूंजीवादी और साम्यवादी गुट विश्व में अपने वर्चस्व की प्रतियोगिता में संलग्न थे। वहीं गुटनिरपेक्ष देश विश्व शांति पर आधारित एक समतापूर्ण विश्व व्यवस्था के स्थापना के पक्षधर थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व यद्यपि कायम है, फिर भी इसके 3 सबसे बड़े देशों भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका ने आपसी सहयोग के लिए 2003 में इब्सा इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका नामक अलग संगठन बनाया। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में बढ़ती भूमिका के कारण उन्हें नए समूह G20 के माध्यम से विश्व व्यवस्था के प्रबंधन में भी भूमिका प्रदान की गई है। भारत भी इसका सदस्य है। भारत, ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका को विश्व की उभरती आर्थिक शक्तियों की संज्ञा दी जाती है। इन देशों ने 2009 में ब्रिक्स नामक अलग संगठन बनाकर पश्चिम के प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था के स्थान पर एक बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की स्थापना की मांग की है, जिसमें सभी देशों की समान भागीदारी होगी। ब्रिक्स देशों का 8वां शिखर सम्मेलन 15-16 अक्टूबर 2016 को भारत के शहर गोवा में संपन्न हुआ था।